एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले क्लास में सीयूटी पीजी इकोनॉमी 2025 के लिए पीवाईक्यू डिस्कस करना शुरू किया था। 2023 का शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था, जो कि 6 जून 2023 को हुआ था, उसका पार्ट 1 मैंने डिस्कस किया था। उसमें हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 40 तक डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग 41 से लेकर के 55 तक डिस्कस करेंगे। कुल मिला के आज 15 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं फिर से। ठीक है, दिस इज द पार्ट 2। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे आप उसको पहले देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आगे बढ़ो उसके पहले बता दूं, अभी होली का ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ है हर एक कोर्सेज पर, चाहे वो यूजी इकोनॉमिक्स का पेपर हो, पीजी इकोनॉमिक्स का हो, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का हो, टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स का हो, या सीयूटी पीजी का हो। ठीक है, अगर आप ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और अगर रांची झारखंड से तो आप हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 है ना। क्या कहता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैच करने दे रहा है। ठीक है, मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है कुछ बुक्स के नाम और लिस्ट 2 में दिया है उसके ऑथर, है ना। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया, ये बी.आर. अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है, तो पहला का 2 होगा हमारा। ठीक है, एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, गांधी जी, तो ऑप्शन नंबर 1। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्या हो गया, 2413, 2413, ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा अच्छे अच्छे है ना। देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको मैच करना है। ठीक है, मतलब 42 ये भी आपको मैच करना है। तो देखो भाई, मोड पढ़े हो आप लोग। ठीक है, दिया हुआ इसमें कुछ मेथड, और वो मेथड क्या चीज में यूज होता है लिस्ट 2 में वो बताना है। मोड क्या है, सेंटर टेंडेंसी, है ना, मीन मीडियन मोड, है ना, सेंटर टेंडेंसी में आता है। क्लियर, तो 3 होगा। क्वार्टाइल डेविएशन, ये क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में आता है ना, तो ऑप्शन 4 हमारा है। कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये क्या बताता है, मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, ये 2 हो गया। स्टैंडर्ड एरर क्या है, सैंपलिंग वेरिएबिलिटी को पता बताता है हमें ये। 3421, 3421, ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, सिंपल है ना। हाँ, तो 43 नंबर हमारे पास है, क्या है, कह रहा ये लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। ठीक है, क्या कहता है भाई, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसमें डिसीजन वेरिएबल x1 x2 है और रिसोर्स कंस्ट्रेंट जो है वो b1 b2 है। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे मतलब हम लोग स्टेप को फॉलो करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, ये बताना है। पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना। ठीक है, जैसे मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज करने का फंक्शन बनाएंगे, कहां पे, देखिए ऑप्शन सी में है, तो सबसे पहला तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा पहला स्टेप। फिर बजट का मतलब जो कंस्ट्रेंट है वो बनाते, कंस्ट्रेंट कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, देखिए 2 कंस्ट्रेंट हमारे पास है। ठीक है, तो ये स्टेप 2 हो गया। फिर क्या करते, उसके बाद हम लोग जो है, जो भी इक्वेशन आया उसको ग्राफ में प्लॉट करते, फिजिबल एरिया निकालते हैं। तो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना, तो ये स्टेप 3 हो गया। फिर क्या हो गया, जो वैल्यू हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन x1 स्टार x2 स्टार आएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहला ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला सी, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा डी, सी ए बी डी, ऑप्शन 2, सी ए बी डी। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें कह रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, सबसे पहले क्या क्या है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, आपको पता होगा 1969 में हुआ था नेशनलाइजेशन, वही उसी समय फेमस हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, आपको पता होगा 1935 में हुआ था। लॉन्च ऑफ मनरेगा, ये कब हुआ था, 2006 में हुआ था ना। ये सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1956 से 61। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट सेबी 1982 में हुआ था ये।
1982 या चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, लगभग इसी के आसपास हुआ है, ठीक है। क्या है सबसे पहला आरबीआई, सबसे पहला ऑप्शन बी होगा, तो बी एक ही में है, बाकी सब गलत है, ठीक है। क्या है बी, फिर डी है ना ये, ठीक है, फिर क्या है ए, हाँ ये भी ठीक है, ई ये ठीक है, सी ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन है 45, ठीक है, ये कह रहा है अरेंज द बुक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। इसमें सबसे पहले कौन सा बुक आया, तो सबसे पहला बुक जो हमारा है आपको पता होगा वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में आया था, तो पहला ऑप्शन डी होगा, एक ही जगह पे है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एक दो ऑप्शन भी आपको पता है ना चेक कर लेना। फिर देखते हैं 3 नंबर, प्रिंसिपल ऑफ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, हाँ ये 1817 के आसपास आया है, ये 1862 वगैरह के आसपास है, ये 1932 1936 को आया है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है डी सी ए बी, ठीक है, डी सी फिर ए फिर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन दिया है, कहता था इनवर्स ऑफ वाई फंक्शन ऑफ एक्स ई एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है, ये आपको पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है होता है, ठीक है, ये इनवर्स हो एग्जिस्ट करता है अगर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो। क्यों, क्योंकि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है और मोनोटोनिक है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। हाँ जो ई एक्स है डिफरेंशिएबल तो होता है, डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, मोनोटोनिक है मतलब डिफरेंशिएट जब करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, है ना, कब, जब x ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो दोनों सही है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 47 नंबर असर्शन रीजन ये भी दिया हुआ है, क्या कह रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स अ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज पैरेटो एफिशिएंट। जब कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम होता है वहां पे पैरेटो एफिशिएंट होता है, बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर है। दूसरा अकॉर्डिंग टू वालरस लॉ द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट एक्सेस डिमांड इज 0 फॉर ऑल प्राइसेस, मतलब इक्विलिब्रियम जो होता है वहां पर जो है ना एग्रीगेट एक्सेस डिमांड जो 0 हो जाएगा, कोई एक्सेस डिमांड नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा हर प्राइस पे, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये रीजन जो है इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रहा है भाई, दोनों सही है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन 48 है, कह रहा है असर्शन में अ क्लब गुड इज नॉन राइवल एंड एक्सक्लूडेबल इन कंजम्पशन। देखो क्लब गुड सिनेमा हॉल है ना, जब आप मूवी देखने आते हो आपके कंजम्पशन से, ऐसा नहीं आप मूवी देख रहे हो तो दूसरों के लिए अवेलेबिलिटी घट जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन एक्सक्लूडेबल है, जो टिकट का प्राइस देगा वही मूवी देख सकता है, बिल्कुल सही है ये। पब्लिक गुड्स नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, बिल्कुल सही है, तो भाई दोनों सही तो है लेकिन रीजन थोड़ा ना असर्शन के बारे में बता रहा है, यहां पर वही होगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए 49 है, कहता है व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी यूजिंग एक्सपेंडिचर अप्रोच द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज सब्ट्रैक्टेड। हाँ आप पढ़े होंगे जब एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी निकालते हैं क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है, तो इंपोर्ट घटा रहे ना, इंपोर्ट आर इंक्लूडेड व्हेन वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एंड अदर कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आर कैलकुलेटेड। हाँ जब कंजम्पशन को केवल कैलकुलेट करें तब हम लोग कितना इंपोर्ट भी किए हैं, इंपोर्ट करके किए हैं, देश में जो था उससे कितना किए वो भी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, दोनों सही है, दोनों सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्लियर। क्योंकि जीडीपी में क्या जब कंजम्पशन निकालते हैं ना तो कंजम्पशन हम लोग ऐसा नहीं है कि देश में जो प्रोडक्शन हुआ उसका निकलते, कंजम्पशन मतलब टोटल क्या कंजम्पशन हम लोग कर रहे हैं, बल्कि जीडीपी में क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ उसकी बात सिर्फ करते हैं, इसीलिए इंपोर्ट को हटा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या है भाई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन से, यहां पे अभी डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डॉट प्लस ए एक्स इक्वल्स बी, ठीक है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम जब निकालेंगे तो x बराबर बी अपॉन ए होता है ना, ये आप मेहता मंदानी के बुक और एसी चियांग में भी देख सकते हैं, डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड फॉर
एक्स डॉट बराबर बी माइनस ए एक्स बराबर 0। हाँ, इसी से तो इक्विलिब्रियम ये निकला है, ठीक है। जब हम लोग सिंपली कर देते हैं ना बी माइनस ए एक्स बराबर 0, तो यहीं से एक्स बराबर निकलता है बी अपॉन ए, ठीक है। और दूसरा एक कंडीशन होता है, स्टेबिलिटी जब निकालना होता है ना, उसका कंडीशन कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं स्टेबल होगा, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको डिटेल में जानना पड़ेगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना, मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट वाला है, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, क्या रहा है, व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट, देखो डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, इफ सप्लाई कर्व स्टीपर, देखो दो कंडीशन यहां पे हम लोग को बनाना होगा, ठीक है। कह रहा है एक में सप्लाई कर्व जो है वो स्टीपर है, ठीक है, देन द प्राइस चेंज इज लार्जर एंड द चेंज इन अमाउंट बाउट एंड सोल्ड इज स्मॉलर एज कंपेयर टू फ्लैटर सप्लाई कर्व। देखो दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, ये फ्लैटर सप्लाई कर्व है, ये स्टीपर सप्लाई कर्व है, ठीक है। डिमांड कर्व हमारा इसमें यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम हुआ, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये क्वांटिटी हुआ। जब डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या हुआ, क्वांटिटी Q से Q1 थोड़ा सा बढ़ा, प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ा P से P1, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब फ्लैटर है तो यहाँ पे ये क्वांटिटी है, जब डिमांड चेंज होगा तो प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ बट आउटपुट ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। देखिए क्या कहता पहला, व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट इफ सप्लाई कर्व इज स्टीपर देन प्राइस चेंज इज लार्जर, बिल्कुल यहाँ प्राइस ज्यादा चेंज हुआ है इसके अपेक्षा, जब फ्लैटर है उसके अपेक्षा, सही है। एंड अमाउंट सोल्ड आर स्मॉलर, हाँ बिल्कुल यहाँ पे जहाँ स्टीपर सप्लाई कर्व है, ठीक है, वहां पे अमाउंट थोड़ा सा चेंज हुआ है, बिल्कुल ये सही है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कह रहा है व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट, अब सप्लाई कर्व का कंडीशन है भाई, क्या कह रहा है सप्लाई कर्व में, इफ डिमांड कर्व इज स्टीपर, देखो डिमांड कर्व स्टीपर कब होगा, ये डिमांड कर्व हमारा मान लीजिए, है ना, ये सप्लाई है, यहाँ पे ये प्राइस, ये आउटपुट, ठीक है। अब क्या हुआ, सप्लाई कर्व जो है वो क्या हो रहा है, चेंज, इफ डिमांड कर्व इज स्टीपर देन द प्राइस चेंज इन लार्जर एंड द चेंज इन द अमाउंट, ठीक है। चलो देखो सप्लाई, मान लीजिए सप्लाई जो हमारा डिमांड सप्लाई है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहां से मान लीजिए सप्लाई बढ़ गया तो क्या हुआ, आउटपुट थोड़ा सा चेंज हुआ, प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हुआ, तो कह रहा है स्टीपर है तो प्राइस चेंज ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा, अमाउंट में थोड़ा सा चेंजेस होगा, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा, ऐसे क्वेश्चन को डायग्राम बना करके ही देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है, यहां पे कह रहा है, देखिए स्टेटमेंट है लेट x1 x2 बी द चूजन बंडल व्हेन प्राइस आर p1 p2 and let y1 y2 is some other bundle such that p1 x1 plus p2 x2 greater equals p1 y1 plus p2 y2, then if consumer is choosing the most preferred bundle she can afford, we must have x1 x2 greater than y1 y2, मतलब वी आर प्रेफरिंग x1 x2 ओवर y1 y2, ये डायरेक्टली ना HR वेरिएंट के बुक से दिया हुआ है, ठीक है, रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी में। इफ वन बंडल इज चूजन व्हेन अनदर कुड हैव बीन चूजन वी कैन से दैट फर्स्ट बंडल इज रिवील्ड प्रेफर्ड टू सेकंड। हाँ, अगर हम लोग x1 x2 को प्रेफर कर रहे हैं, इसका मतलब है x1 x2 इज रिवील्ड प्रेफर्ड व्हेन y1 y2 इज अवेलेबल, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये इक्वेशन ही है प्रेफरेंस के दिखाने के लिए, दोनों स्टेटमेंट सही है। एक बार HR वेरिएंट का माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन है, क्या रहा है, इन 2020 a farmer purchased 5 new tractor at 2 lakh each. He sold 5 old tractor to other farmers for rupees 50,000 each in the same year. The net increase in GDP due to this transaction was, देखो जब GDP निकालते हैं ना तो हम लोग याद रखना सेकेंड हैंड आइटम्स का वैल्यू शामिल नहीं करते हैं, तो 5 ट्रैक्टर है 2 लाख पे बेचा गया तो 10 लाख हुआ टोटल, ठीक है, ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, सेम है यहाँ पे इंक्रीज नेट इंक्रीज GDP दिया हुआ 10 लाख, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है,
पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट सही। फर्स्ट इज ट्रू, फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, बिल्कुल ठीक है। चलिए 54 नंबर है, कहता है इफ प्राइस कंजम्पशन कर्व बी निगेटिवली स्लोप्ड फॉर अ गिवन गुड्स, बिल्कुल सही है। गिवन गुड्स के लिए जो पीसीसी होगा वो क्या होता है, निगेटिवली स्लोप्ड होता है। ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन, बिल्कुल सही। देखो ये पूरा का पूरा मान लो इंफीरियर है तो गिवन इसी के अंदर होता है, ठीक है। तो हर गिवन गुड्स तो इंफीरियर होता है बट हर इंफीरियर गुड्स गिवन नहीं होता है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही होगा। 55 नंबर है, कहता है when economy is in liquidity trap the LM curve is horizontal, सही है। जब लिक्विडिटी ट्रैप में इकोनॉमी रहता है तो LM कर्व जो होता है वो हॉरिजॉन्टल बन जाता है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी इज इनइफेक्टिव एंड इकोनॉमी इज इन लिक्विडिटी ट्रैप, गलत है। मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे इनइफेक्टिव होता है, फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव होता है, तो ये गलत है। मैंने पॉलिसी इफेक्टिवनेस इनइफेक्टिव का वीडियो बनाया है पहले, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, क्लियर है। तो ये था आपका आज का 15 क्वेश्चन, ठीक है। कुछ पार्ट में बनेंगे, है ना, मैंने पिछले क्लास में बताया था कुछ पार्ट में ये वीडियो बनाए जाएंगे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया, 15 क्वेश्चन अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, है ना। चलिए धन्यवाद।